हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैलेंस शीट फॉर्मेट को कैसे इजी तरीके से याद रखा जाए, क्योंकि आपके सेम 5 में बहुत जगह पे आपको बैलेंस शीट बनाने बोला जाएगा और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग बाय हार्ट करते हो और बाय हार्ट करने के बाद भी याद नहीं रहता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ आसान तरीके से आपको इस फॉर्मेट को याद रखने का आपको तरीका बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहला जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो पार्ट वन में बैलेंस शीट बनाते हैं, पार्ट टू में प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज़ पार्ट वन, बैलेंस शीट। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट फॉर्मेट को हम लोग कैसे याद रखें, इजी तरीके से कैसे फॉर्मेट को याद रखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट फॉर्मेट, तो अब हम इसको देखेंगे कैसे इजी तरीके से याद रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मेट है तो हम लोग को याद नहीं रहता है कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो ऐसे याद रखेंगे हम। Balance sheet format is divided into two parts. The first one is equity and liability. The second one is assets. तो पहले liabilities ही लिखते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, अब उसको चेंज करके क्या कर दिया, इक्विटी एंड liabilities, और एसेट को ऐसे ही रखा है। इक्विटी एंड liability divided into four parts. The first part is shareholder fund. Second part is share application money pending allotment. Third is non-current liability. Fourth one is current liability. तो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? चार पार्ट में। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, उस तरीके से एसेट दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ नॉन करंट एसेट, सेकेंड वन इज़ करंट एसेट। तो आप बोल सकते हो कि बैलेंस शीट इज basically divided into two parts, equity and liability and asset. Equity and liability divided into four parts, और asset divided into asset divided into two parts. तो in total बैलेंस शीट कितने सेक्शन में है? तो 6 पार्ट्स हैं इसके, 6। तो ये 6 के 6 हम लोग को देखना है कि कैसे करना है। तो फर्स्ट वन, शेयर होल्डर फंड में देखो ये 3 आइटम आता है। नाम में लिखा है शेयर होल्डर फंड्स, तो शेयर है तो शेयर कैपिटल, द फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल। सेकेंड, फंड्स दिया है तो दैट इज़ रिलेटेड टू रिजर्व, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हम लोग को एज इट इज़ रखना है, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में देखते क्या क्या आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो एज ऑफ नाउ याद रखने के लिए हम लोग को सिर्फ बेसिकली दिस वन एंड दिस वन, इसमें भी ज़्यादातर ये आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये याद रखना है। जिसमें आपको याद रखना है डिबेंचर, क्या याद रखना है, डिबेंचर, बैंक लोन, ये सब आता है। तो शेयर होल्डर फंड में नाम में लिखा है शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मेट के तौर पे लिखना ज़रूरी है। नॉन करंट लायबिलिटी में भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन टीवाई लेवल पे आपको सिर्फ याद रखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बस उतना। उसके अंदर आता है डिवेंचर, बैंक लोन्स। करंट लायबिलिटी ये आप एस में भी पढ़ चुके हैं। तो करंट लायबिलिटी में बेसिकली आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर आपको आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओडी आएगा। ट्रेड पेबल में याद रखना क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएगा। नेक्स्ट, अदर करंट लायबिलिटीज़, कुछ और अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग टाइप में, वो यहाँ लिखना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेन पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड वन एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अंडरस्टूड। और एसेट में दो है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। फिर इनके बाइफिकेशन देखे। अब चलते हैं एसेट्स पे। एसेट पे नॉन करंट एसेट है, तो इसमें सबसे बेसिक है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट में भी आपको पता है टेंजिबल इंटेंजिबल आता है। तो मेन चार है इसमें, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल WIP। इसमें याद रखना बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो बिल्डिंग बन रही है, अभी बनी नहीं है, बन रही है, इन प्रोसेस है, उसको कैपिटल WIP बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई भी आपका इंटेंजिबल एसेट है वो पूरी तरीके से नहीं बना है, अंडर प्रोसेस है, तो उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट कहते हैं।
फिक्स्ड एसेट्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा, बैलेंस शीट में कभी देखा होगा, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाता है। डेफर्ड टैक्स एसेट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिए हैं तो वो लिख देना है। अदर नॉन करंट एसेट, अगर कुछ अदर देन दीज है फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, तो आपको यहाँ लिखना है। इंपॉर्टेंट इसमें फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में आपको ये याद रखना है। फिर करंट एसेट पे आते हैं। करंट एसेट में भी बेसिकली आपने सब किया था। देखो यहाँ पे भी एक करंट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो नॉन करंट है, इट इज़ जो इन्वेस्टमेंट आप 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हो उसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और करंट इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल के अंदर वाले इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री आपको पता है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, जैसे वहाँ पे आया था बिल्स, ट्रेड पेएबल, तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, तो यहाँ पे डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, सॉरी, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल आया था और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको याद रखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सब आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो भी आपने दिए हैं, जो लोन एंड एडवांसेस आप 1 साल के अंदर के लिए देते हो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है, और जो 1 साल के ऊपर के लिए होता है उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। अदर करंट एसेट्स जो इसमें नहीं आएगा, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, वो ये आपके अदर करंट एसेट में आएंगे। बस अब इसको टोटल कर देना है, टोटल लायबिलिटी का, टोटल एसेट का, आपका बैलेंस शीट तैयार हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट फॉर्मेट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है मेनली। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। इक्विटी एंड लायबिलिटी, एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी 4 पार्ट में डिवाइड होता है और एसेट 2 पार्ट में। तो इन टोटल पूरा बैलेंस शीट 6 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो 4 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट तो सिंपल है, जो नीचे के 2 आपने लिखे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, उसी को चेंज करके नॉन करंट एसेट करंट एसेट करना है। और उसमें बेसिक चीज़ याद रखनी है, वो जो आप क्वेश्चन के दौरान धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका थोड़ा इजी तरीके से है। 1-2 बार आप बैलेंस शीट का ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि बैलेंस शीट में कितने पार्ट्स हैं। तो ये इजी तरीके से दिया है। इसमें कोई आपको डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।